गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने बच्चों कैपेसिटर के अंदर क्या क्या बातें की हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की 6 प्रॉपर्टी हमने देखी। उसके बाद हमने कोरोना डिस्चार्ज देखा। कोरोना डिस्चार्ज के बाद हमने क्या देखा, बोलो, याद होगा ना, भूल गए? 6 प्रॉपर्टी, कोरोना डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमने देखा। शील्डिंग के बाद हमने और भी काफ़ी सारी बातें की थी। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, फिर एक कंडक्टिंग स्लैब को फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। ये सब सारे टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। तो आज बात कर रहे हैं बेटा बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक स्लैब का बिहेवियर देखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है बेटा। देखो, एक पॉजिटिव प्लेट लेंगे, एक ही नेगेटिव प्लेट लेंगे। इस पे प्लस चार्ज आ गया और इस पे माइनस। हमने 2 प्लेट ली बेटा, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन हो गया ई नॉट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब वो होती है, जैसे कंडक्टर के बारे में पता है, जो करंट को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता। सेमी कंडक्टर होते हैं जो कभी पास करते हैं कभी नहीं करते। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, करंट पास नहीं करता। ये एक तरह से इंसुलेटर होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है। अब आपने यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा, एक स्लैब को प्लेस किया। स्लैब रखने से क्या होगा, स्लैब के अंदर देखो प्लस माइनस होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन सारे इसमें बाई इंडेक्शन इधर माइनस आ जाएगा और बाई इंडेक्शन इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इधर माइनस सिग्मा, और इसका माइनस सिग्मा आई और इसका प्लस सिग्मा आई। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसका प्लस सिग्मा हो गया, इसका माइनस सिग्मा हो गया, और ये इंड्यूस हो गया। इंड्यूस का मतलब इधर माइनस हुआ और इधर प्लस हुआ, ठीक। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अपोजिट फेसिस पे अपोजिट चार्ज आता है। जैसे इधर प्लस की साइड माइनस आ गया और माइनस की साइड प्लस आ गया, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझ आ गया, मतलब कि आपकी स्लैब पोलराइज हो गई। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक फील्ड सेटअप हो गई। इधर फील्ड है ई नोट, जो इन प्लेट की वजह से प्लस से माइनस, एक प्लस से माइनस यहाँ सेटअप हो गई। इसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि ई नोट ज्यादा होता है। तो नेट फील्ड आ जाएगा ई नोट माइनस ई आई। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फील्ड जो हमने प्लेट से प्रोड्यूस किया है, ई आई जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, और ई क्या है, नेट। इसको नेट भी बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है, ये दोनों फील्ड इक्वल नहीं होती, तो आपको कुछ ना कुछ नेट फील्ड मिल जाती है। तो ये है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बच्चों समझ में बिहेवियर क्या है। अब इसी में अगर आपकी कंडक्टिंग स्लैब होती है, कंडक्टिंग स्लैब का एक तरह से आपने देख लिया था ना, जो मैंने प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में फर्स्ट प्रॉपर्टी बात की थी। अगर यहाँ कंडक्टिंग स्लैब होता, बिहेवियर ऑफ कंडक्टिंग स्लैब
बिहेवियर ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टिंग स्लैब का बिहेवियर कैसे देखोगे? कंडक्टर में क्या होता है कि ये जो इंड्यूस चार्ज होता है ना वो सेम होता है, जितना यहाँ होगा उतना ही इंड्यूस होगा। तो उसमें क्या होता है, कंडक्टर के केस में दोनों फील्ड इक्वल होती हैं, तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है? जीरो। बस इतना सा डिफरेंस है। कंडक्टर में इंड्यूस चार्ज सेम होता है, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ इंड्यूस होगा, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक में थोड़ा कम इंड्यूस होता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में बात किया था कि जो इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता है वो -q 1 - 1/k होता है। ठीक है बच्चों, तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब समझ आ गया। कंडक्टर में भी अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा लेकिन सेम होगा, एक्सटर्नल और इंड्यूस फील्ड दोनों बराबर हो जाती हैं, इसलिए नेट फील्ड इसमें जीरो होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में जीरो नहीं होता। ये माइनर सा डिफरेंस है। तो ये बिहेवियर है। कई बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है। तो पोलराइजेशन के बारे में लिखना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन अपोजिट चार्ज इंड्यूस on the faces of a slab, this phenomena is known as electric polarization. In case of dielectric, external or induced field are in opposite direction but not equal, and we get net field which is equals to E naught minus EI, right? तो अब मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ आगे। इस डायग्राम को मैं नहीं मिटा रहा, ये डायग्राम काम आएगा अभी, डायग्राम काम आने वाला है। पोलर मॉलिक्यूल। देखो बेटा, पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। जिन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उनको पोलर बोलते हैं। मतलब कि जिनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। तो मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कुछ गैप होगा। यही होता है ना P का फॉर्मूला, Q × 2A। चार्ज के साथ साथ गैप भी तो होना जरूरी है। तो बुक में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, मतलब कि कोइंसाइड नहीं करते, सेपरेट होते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, द मॉलिक्यूल विच हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। या हम ऐसे बोल सकते हैं, इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब एक साथ नहीं मिलते, थोड़ा गैप पे होते हैं, क्योंकि गैप पे होंगे तभी तो 2A मिलेगा। अगर ये एक जगह ही हुए तो 2A जीरो हो जाएगा, P जीरो हो जाएगा। और पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या है बेटा? HCl है, NaCl है, वाटर है, NH3 है, ये सब पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे आपने देखा होगा H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, हो गया ना। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। P का डायरेक्शन किधर होगा? -से +। वाटर में भी H2O, 2 H होंगे, ये H हो गया, ये H हो गया, ये हो गया, H पे ++, इस पे -2। बोलो, एक माइनस एक प्लस, तो एक माइनस एक प्लस तो यहाँ P बनाएंगे, माइनस से प्लस, एक माइनस एक प्लस वो इधर P बनाएंगे, रिजल्टेंट P इधर आ जाएगा। 2 माइनस है ना, एक माइनस और एक प्लस, तो ये एक डाइपोल बना लेंगे, -1 और -+1 डाइपोल ये बना लेंगे, तो नेट डाइपोल ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एक सिचुएशन ये आ जाएगी। तो ऐसे NaCl, H2O, NH3 ये सब आपके पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर क्या होते हैं बच्चों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर वो होते हैं जिनका P जीरो हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो? जीरो। The molecule whose electric dipole moment is zero are known as non-polar molecule. अब जीरो कब होगा? जिनमें ये डिस्टेंस जीरो हो। डिस्टेंस जीरो कब होगा? जब प्लस और माइनस का सेंटर कोइंसाइड करे। तो इनमें पॉजिटिव
और नेगेटिव का सेंटर एक दूसरे पे ही लाई करता है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आपको पता ही है। तो इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव एक जगह ही मिलते हैं। एग्जाम्पल आपका O2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, एटसेट्रा। तो ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इसलिए आपको यहाँ इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बिहेवियर समझ आ गया, कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, पोलर और नॉन पोलर समझ में आ गए। कोई पूछ ले पोलर सब्सटेंस क्या है, जिनमें पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो वो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर की। किसकी बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर की बात करेंगे। देखो ये माइनस सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा था और ये इंड्यूस था, इतना समझ आ गया था। और नेट फील्ड इधर आ गया था E। ये वाला डायग्राम मैंने मिटाया नहीं, जरूरत पड़ने की। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर देखो नेम इंडिकेट कर रहे हैं, जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। देखो इस साइड माइनस चार्ज आ गया माइनस क्यू आई, इस साइड प्लस चार्ज आ गया प्लस क्यू आई, और ये इसकी थिकनेस हो गई डी, ये 2a का काम करेगा, q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। तो P का मीनिंग होता है, P क्या होता है, P होता है टोटल इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये है P, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। आ रही है ना बात समझ में, ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से समझे इसको। तो इंड्यूस का मतलब, तो ये आ गया P, इंड्यूस कितना होगा P, Q इंटू 2a, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ क्यू आई, 2a की जगह आ जाएगा D, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू D। इस स्लैब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और थिकनेस D। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये आपकी बुक है, इसका कैसे निकालोगे, एरिया तो हो गया A, ठीक है, और ये हो गया D, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा A इंटू डी ना, तो वॉल्यूम हो गया AD, D से D कट जाएगा, क्यू आई बाई ए, ये इंड्यूस चार्ज है, चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है सिग्मा, तो ये आ जाएगा इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। कई बार एग्जाम में प्रूव करना आता है कि प्रूव करो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होते हैं इक्वल। तो ये P की बात हो गई। फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा P और E में रिलेशन बिटवीन P एंड E, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर है ये E के डायरेक्टली होता है। E कौन सा है, रेडियस नेट, अंदर जितना नेट फील्ड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो P डायरेक्टली टू E होता है, डायरेक्टली को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है काई, क्या बोलते हैं ताई नहीं, कई बच्चे सोच रहे होंगे ताई नहीं काई, CHI काई। कोई इसे चाय भी पढ़ता है, चाय नहीं चाय पढ़ता है, वैसे इसे काई पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली को हटाने के लिए काई आ जाएगा, काई को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल
ससेप्टिबिलिटी, बड़ा अजीब सा नाम है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी नहीं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो ये रिलेशन भी कई बार 1 मार्क में आया है, ये भी प्रूव करना आया है बच्चों। तो P हो गया काई इंटू ई, ई आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज E इज रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये आता है, P का मतलब समझ गए, E का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है। देखो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, अगर किसी मटेरियल का इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हाई है तो आप गैस कर सकते हैं बच्चों इसका क्या मीनिंग है। देखो अगर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हाई है, इसका मतलब ये है ये स्लैब इजीली पोलराइज हो जाएगी, मतलब कि आसानी से इसमें प्लस माइनस इंड्यूस हो जाएंगे। जैसे अगर किसी बच्चे की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हाई है, मतलब वो आसानी से सीख जाएगा, समझ जाएगा। अब किसी स्लैब की ससेप्टिबिलिटी माइनस में है, इसका मतलब है आप उसे रख दो, प्लस माइनस आएंगे नहीं। तो अगर ये हाई है, इसका मतलब वो जल्दी से पोलराइज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है, हाउ इजली ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज पोलराइज। इसका मतलब ये होता है कि कोई स्लैब कितना आसानी से पोलराइज होती है। अगर ये हाई है मतलब कि वो स्लैब कम फील्ड में ही चार्जेस इंड्यूस कर देगी। ठीक है बेटा, कम फील्ड अप्लाई करेंगे तब भी उस पर प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये टर्म आपको क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P का इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेशन, P और E में रिलेशन, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का क्या मीनिंग है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। एक फॉर्मूला और याद रखना है, K का एक फॉर्मूला और होता है E नॉट बाई E, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K तो आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। E नोट क्या है, ये प्लेट वाला फील्ड, ये है E नोट प्लेट वाला फील्ड, प्लस से माइनस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। E नोट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और E क्या है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस क्या है, E नॉट माइनस E है। ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता। के याद करो, हमने पढ़ाया था ना, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, याद है, यह पढ़ाया था। एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ाया था, यह एप्सिलॉन r भी पढ़ाया था। आज एक फॉर्मूला और आ गया, के का E नॉट बाई E। आ रही है ना बात समझ में, बहुत आसान चीजें हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। एक छोटा सा रिलेशन की और बात कर लेते हैं। नोट्स में अगर कोई आपको लगे कि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो यहां से करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, रिलेशन बिटवीन के एंड काई। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काई क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काई क्या है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो इनमें रिलेशन बनाते हैं बच्चों, रिलेशन बनाते हैं, बना दे। वी नो, रिड्यूस फील्ड को लिखते हैं ना, E नॉट माइनस E है, लिख सकता हूं, बोलो। नेट फील्ड, रिड्यूस फील्ड को मैं लिख सकता हूं E नॉट माइनस E आई, ठीक है। तो बच्चों इतना होने के बाद इसको सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दे। दो प्लेट के बीच में जो फील्ड होती है, एक पॉजिटिव प्लेट हो एक नेगेटिव प्लेट हो, उनके बीच में फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्वेश्चन हमने किया होगा, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किया होगा। तो जब भी दो प्लेट होती है, एक प्लस और एक माइनस, देखो कैसे, एक प्लस हो एक माइनस हो,
इसका फील्ड टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये रिपेल करेगा इधर, ये अट्रैक्ट करेगा इधर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ आ गया। सिग्मा ई को क्या लिख सकते हैं, पी, अभी प्रूव किया है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर। बोलो, पी को क्या लिख सकते हैं, काई रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई नोट को चेंज कर लो। अभी एक फॉर्मूला दिया था के ई नोट बाई चेंज कर सकता हूं, ई नोट को चेंज कर लो। ई नोट क्या आ जाएगा, के इंटू ई, के इंटू ई, ई कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, ई यहां से कॉमन ले लो, के माइनस का ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई से ई, इधर 1 बच गया, 1 आ गया, इधर क्या आ गया, के माइनस का ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस कहानी को इधर ले आओ, 1 प्लस में का ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन है। नोटबुक में थोड़ा मिस्टेक होगा तो उसे सही कर लेना। तो ये है रिलेशन बिटवीन काई एंड, तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये इतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, के और काई में रिलेशन। तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बात कर ली है, हमने कोरोना डिस्चार्ज की बात कर ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात कर ली है। एक और होगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक और बात कर लेता हूं, वो बीच में कहीं आया होगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम कितना फील्ड बियर कर सकता है, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट और बियर बाय एनी डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वो मैक्सिमम कितना फील्ड बियर कर सकता है बिफोर इट्स ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होने से पहले। मतलब समझे, मतलब कि ये फील्ड होगी, ये आपने स्लैब रखी, ठीक है, कितनी फील्ड तक इस पे चार्ज इंड्यूस नहीं होते, सपोज करो 100 न्यूटन पर कूलम की फील्ड तक इस पे चार्ज इंड्यूस नहीं होता, तो इसकी स्ट्रेंथ है 100। स्ट्रेंथ का मतलब उस मैक्सिमम वैल्यू तक इस पे प्लस माइनस नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा करते ही आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका ब्रेकडाउन आ जाएगा। समझ गए? तो मैक्सिमम कोई भी डाइलेक्ट्रिक कितना फील्ड बियर कर सकता है, तो ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बियर बाय एनी डाई इलेक्ट्रिक बिफोर इट्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब एक तरह से फिर ये कंडक्टर ही बन जाएगी, इसमें आर पर चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है, सब इसके आयन वायन सब ब्रेक हो जाएंगे, सब फ्री हो जाएंगे। तो जब तक ये कंडक्टर की तरह काम ना करे, बस इसमें प्लस और माइनस का ही इंडक्शन दिखाए, उस फील्ड को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब कि जहां तक ये ब्रेक ना हो। तो आज तक इतना ही रखें, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।